जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न के इस नए सत्र में। इसके पहले की सभी सत्र के जो वीडियो हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लगातार मैंने प्रतिदिन एक एक करके वीडियो अपलोड किया है और आगे भी प्रतिदिन इस प्रकार से एक एक वीडियो आता रहेगा। आगे की वीडियोज को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज के सत्र में है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा एक स्थित है। तो इसके दलमा हिल्स बोल के बोला जाता है, जिसके बारे में व्याख्या में समझिए कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य दलमा हिल्स पर स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। जी हाँ, यहाँ 2001 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। देख लीजिए कि एक प्रश्न से चार चार प्रश्न तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लोहा की आपूर्ति होती है। तो टिस्को को नोवा मुंडी से होती है। ध्यान 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 रखिएगा कि नोवा मुंडी जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में है। यह भारत का सबसे बड़ा इसका स्टॉक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को लोहा नोवा मुंडी से होती है। और इसके कोयले की प्राप्ति झरिया तथा चूना पत्थर, डेलामाइट एवं फायर क्ले की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा खरखई नदी से होती है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी और जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची जमशेदपुर में की गई थी। देखिए, एक प्रश्न से 5 प्रश्न तैयार हो गए आपके, ध्यान रखिएगा। तो झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा घाटशिला। जी हाँ, घाटशिला में, झारखंड के घाटशिला में जो पूर्वी सिंहभूम में है, यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना खोला गया है। यह भारतीय यूरेनियम निगम के अधीन कार्यरत है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? जी हाँ, राजमहल पहाड़ियों जो है यहाँ लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सूर्य कुंड का जो यह हजारीबाग जिले में है। और इसके बारे में जानने के झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूरज कुंड हजारीबाग जिले में जीटी रोड पर स्थित है। बरकट्टा प्रखंड में स्थित यह गर्म जलकुंड का सामान्य तापमान 169 से 90 डिग्री के आसपास फ़ारेनहाइट होता है। यह 5 कुंड सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड एवं सीता कुंड हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच बीच से काटती हुई जाती है? तो कर्क रेखा झारखंड के रांची को काटती हुई जाती है। और ध्यान रखिए, यह रांची शहर के कांके नामक स्थान से गुजरती है। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यदगा यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है, तो मुंडारी में इसका क्या अर्थ है? आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर जरा देखेंगे कि किस प्रकार से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो कोल विद्रोह के दौरान ऐसा हुआ था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। इसके प्रथम एजेंट जो है कैप्टन विल्किंसन थे। इसे विल्किंसन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया था जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है? तो इसका ये बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा द्वारा एक नया संप्रदाय पंथ शुरू किया गया जो कि बिरसाइत पंथ कहलाया। बिरसाइत पंथ केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया था, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपके एक सवाल से चार चार सवाल तैयार हो गए। ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? जरा देखिएगा। तो जो जमशेदपुर में छुपकर प्रचार करते थे। देखिए कि जमशेदपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ ढाका एवं कोलकाता के क्रांतिकारी छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। प्रत्येक प्रश्न से 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न तक का हल हम निकाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए एकदम समानांतर महत्वपूर्ण है, इसलिए बने रहना है। संथाल परगना क्षेत्र के किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सैलबाला राय के नेतृत्व में किया गया था। संथाल परगना में सैलबाला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। दिए गए विकल्प जो है, इसमें सिस्टर निर्मला का संबंध किससे है? सामाजिक सेवा से है। रानी सर्वेश्वरी का संबंध पहाड़िया विद्रोह तथा सावित्री मूर्ति का संबंध खेल से है। ध्यान रखिए, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में से निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो शेख भिखारी। जी हाँ, इसका आंसर होगा शेख भिखारी। शेख भिखारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय, जयमंगल पांडे, टिकैत उमराव सिंह, नादिर अली, नीलांबर पीताम्बर एवं जमादार माधव सिंह झारखंड 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे।
124 में देखते हैं कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 में हुआ था। इसके बारे में जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा किया गया था। यह झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, ध्यान रखिएगा। छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा यह निकला था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन से जुड़ गया था। तो जी हाँ, इसके बारे में जान लें कि 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन जो था, ताना भगत आंदोलन जो झारखंड के गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। साथ ही 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। ध्यान रखिए कि इसी आंदोलन के दौरान 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। तो कोडरमा जो है यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोडरमा का कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 0.96 है। चूंकि यह सबसे कम में है इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, तो खूंटी जिले में 73.25% पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर है पाइका। जो पाइका नृत्य, इसको युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है। तो सर्वोच्च इनका सिंह बोगा जो है इसका सर्वोच्च देवता है। निम्न में से किसे खड़िया जाति का मूल स्थान माना जाता है। तो खड़िया जाति का जो मूल स्थान है रोहतासगढ़ को माना जाता है। खड़िया जनजाति 3 शाखाओं में पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में विभक्त है। ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न फिर पूछ सकता है कि पहाड़ी जो खड़िया जाति है कितनी शाखाओं में विभक्त है। तो 3 शाखाओं में, क्या क्या, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। रोहतास को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 इसमें तैयार होता है कि सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। इनके गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। तो जो इसका जो आंसर है वह पौड़िया नृत्य जो है, जो पौड़िया नृत्य है वो जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला है। यह पुरुष द्वारा महिला का भेष धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है अब कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है। तो कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। और सामा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो है किया जाता है। सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गांधी मेला एवं रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो अगले प्रश्न का आंसर जो है वह सिमडेगा में किया जाता है। और गांधी मेला एवं रामरेखा धाम का मेला का आयोजन सिमडेगा जिले में किया जाता है। रामरेखा धाम मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, ध्यान रखिएगा। और मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ सिमडेगा में कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इसे मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो है यह मुक्का सिंद्रा पर्व उरांव जनजाति का संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। ये उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख के शु सिंद्रा फागुन में फागु सिंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या आपने देखी कि एक प्रश्न के लिए कई कई व्याख्याएं दी जा रही हैं। बने रहें आप लगातार। संथाली भाषा को सर्वाधिक संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे 2003 में शामिल किया गया था कि संथाली भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा है। इसे होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहा जाता है। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। और संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में ओलचिक लिपि का आविष्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा कि संथाली भाषा के लिए रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। ध्यान रखिए, इस प्रश्न के साथ मैंने कम से कम 5 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको किया है। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है, अगला प्रश्न है। तो इसके लेखक हैं जेसी ह्यूटली। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 18 सितंबर
2010 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात। इन्होंने दैनिक हितवाद का जो है संपादन किया था। इनकी पहली कथा क्या थी? सिन्हा साहब 1929 में प्रकाशित हुई थी। और इनके ये कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन के प्रचार प्रमुख थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटानागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? यह सवाल बार बार आता है आपके सामने, ध्यान रखिएगा। तो यह कोराम्बे जो है छोटानागपुर की हल्दी घाटी के रूप में जाना जाता है, और यह गुमला जिले में है। ध्यान रखिएगा कि छोटानागपुर की हल्दी घाटी ने, यहाँ पर नागवंशी एवं रक्सेल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यहाँ हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देबर घाटी स्थित है? ध्यान रखिएगा कि यह देबर घाटी कोडरमा जिला में स्थित है, कोडरमा जिले में स्थित है। और यह कोडरमा जिला का सबसे ऊंचा स्थान है, ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 677 मीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? तो जिस प्रश्न का जो इसका उत्तर है, रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी की मंदिर है। यह दामोदर भैरवी भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। यह देखिए इसका दूसरा प्रश्न, यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरू की गई है? तो यह रांची जिले में, ध्यान रखिएगा कि देश के गरीब लोगों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2021 को झारखंड लाइट हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को सस्ते, मजबूत एवं दुकान सहित घर मुहैया कराए जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो गरिमा योजना शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा कि झारखंड के डायन को प्रथा एवं उसके ब्रांडिंग से मुक्त घोषित करने के लिए गरिमा योजना संचालित की जा रही है। पहले चरण में 7 जिलों के 25 प्रखंड के 342 ग्राम पंचायतों में यह योजना चल रही है। ध्यान रखिएगा कि पहले चरण में ये कौन सी योजना है? गरिमा योजना। और गरिमा योजना 25 प्रखंड के 342 गाँव में योजना चल रही है। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर की योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका मवेशियों के लिए पहचान करने के लिए 2017 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस योजना का कार्य JSIACB के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के गायों को 12 नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के मसीहा मरंग गोमके जयपाल सिंह एक जाने माने राजनीतिज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक, संपादक, शिक्षाविद, और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो तिलका मांझी ने किया था। ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या समझिए कि तिलका आंदोलन के प्रणेता तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सकुआ पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि तिलका आंदोलन किस पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था? तो सकुआ पत्ते। और इनके तीरों से अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड 13 जनवरी 1784 को मारा गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तिलका मांझी के तीर से कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो क्लीवलैंड 13 जनवरी 1784 को मारा गया था। इन्होंने जौराह नामक पहाड़िया सरदार ने गिरफ्तार करवाया, और इनको पहाड़िया सरदार नहीं गिरफ्तार चूंकि घर का भेदी लंका डाए। और 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर के बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी दी गई। आज भी वो जो पेड़ है वहाँ उपस्थित है। तो देखा कि इस प्रश्न किस प्रकार से हमने 5 संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने साध लिया। तो अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत जन्म 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था। अगला प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवन पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है? तो यह यदुगोपाल मुखर्जी पर इन्होंने लिखी है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य रहे यदु गोपाल मुखर्जी की जीवनी पर शरत चंद्र राय द्वारा उपन्यास लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, झारखंड में निम्न में से कौन से झारखंड सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिलहाल वो वर्तमान में केंद्र सरकार जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री भी हैं। झारखंड एक विधायी राज्य है, विधायकी राज्य है। ठीक है, और कैसा है वही जरा देख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है बिंदु। यह एकल सदनीय है, मतलब इसमें
विधान परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल विधानसभा है। निम्न में से किसे झारखंड के 2023 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह जामुन सिंह, जी हाँ, जामुन सिंह सोई को किया गया है। और इनके बारे में समझ लीजिए कि घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोई को हो भाषा के विकास के लिए 2023 को पद्मश्री से नवाजा गया। डॉक्टर जामुन सिंह सोई के 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। और इस सीरीज का आखिरी जो प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड विकास का क्या दर था? तो इसका 8.2%। इसकी व्याख्या समझिएगा कि कोविड 2019 महामारी की दूसरी तीसरी लहर के बावजूद 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और वित्तीय वर्ष 21-22 के राज्य की इस विकास दर 8.2% रही। चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में इसके 7.8% और वर्ष 2023-24 में 7.4% बढ़ने के अनुमान है। तो इसके साथ ये सत्र समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।